नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एनवायरनमेंट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो क्वेश्चन है 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको रट जाएंगे। एनवायरनमेंट की मैं 4 क्लास करूँगा और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एसएससी एक तरह से एसएससी के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, बैंकिंग के लिए, टीचिंग के लिए। आप अगर किसी ऑल स्टेट यानी किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी देख सकते हैं प्री के लिए। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, ये पूछ रहा है। पर्यावरण की परिभाषा यानी पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण क्या है? जो मनुष्य के चारों ओर का आवरण है, वही पर्यावरण है। जैसे पहला है भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। जो पशु या पौधे जो भी है, उनके चारों ओर की दुनिया, जिसमें भूमि भी आती है, जल भी आता है, वायु भी आती है, यानी चारों ओर का आवरण, वो पर्यावरण कहलाता है। अगला है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। दूसरा ऑप्शन, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है भौतिक, जैविक एवं रासायनिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। अब सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी है? 78%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर ये हो गया, ये दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है। कौन सा? स्थलीय पारितंत्र। पारितंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये सागरी। ये कौन सा है? जलीय पारितंत्र है। स्थलीय पारितंत्र के ये सारे भाग हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोटोन। यानी एक जलीय पारितंत्र और दूसरा स्थलीय पारितंत्र, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, यानी ये जल है और ये स्थल है, इन दोनों के बीच का यहाँ पर ओवेचर, यहाँ की जैव विविधता भी, जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, वो भी अधिक होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय है किसको जाता है? वो जाता है एजी ट्रांसले को। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? तो इसके सोचने की कोई बात ही नहीं है। यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो है समुद्री। तो इसका आपको पता है समुद्र यानी 78% भाग पर है जल। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? समुद्री। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी उसमें चेंजिंग नहीं होती है, वो कौन सा है? वो भी सागरीय है। अब सागरीय ये नहीं कि उसका जो पानी का स्तर है कभी नीचा हो जाए कभी ऊपर हो जाए, वो कैसा है? एक स्थिर है। लगभग 10 साल में 20 साल में थोड़ा इंच या इंच का फर्क आता है बस, जो जल स्तर है उसका। पृथ्वी का सर्वाधिक बेहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे बड़ा। तो ये कौन सा हो जाएगा? जैवमंडल। अब जैवमंडल को बता दें, जैसे ये हो गया जलमंडल, ये हो गया स्थलमंडल और ये हो गया वायुमंडल। ये तीनों का जो भी क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं जैवमंडल। कौन सा? जैवमंडल। ये है तीनों का जो कॉमन होता है, यानी तीनों की जो एक तरह से क्वालिटी है तीनों की पाई जाए, वो कौन सा है? जैवमंडल। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी
मित्र नहीं है, वो कौन सा है, यूकेलिप्टिक, क्योंकि ये पानी की खपत ज़्यादा करता है। ये जहाँ पर होगा यूकेलिप्टिक, वहाँ पानी का स्रोत नीचा जाता चला जाता है, तो ये इन्वायरमेंट का मित्र नहीं है, इकोसिस्टम का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र नहीं है, यानी आर्टिफिशियल, तो वो कौन सा है, धान का खेत, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। किस पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने % ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है, 10%, तो इसका आंसर बी हो गया। ये लिंडेमान ने दिया था 10% का नियम। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है किससे बिगड़ता है, लकड़ी काटने से बिगड़ता है, और जैसे सामाजिक वानिकी और ये वनारोपण, इनसे बनता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, वो कौन सा है, लाइकेन। लाइकेन बहुत नाजुक होता है, अगर थोड़ा सा भी वायु प्रदूषण हो तो लाइकेन है वो खत्म होता चला जाता है। किस पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने % ऊर्जा मिलती है, 10%, ये रिपीट हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको है, सर्वहारी को, इसका आंसर ये हो गया। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व में मापन, किसके घनत्व के मापन में होता है, वो होता है धुआं का। और धुआं का हमको घनत्व नापना है तो कौन सा, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं, रिगेलमैन। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा, तो इसका आंसर ये हो गया। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापन करता है, ये किसका करता है, यानी जल में उपस्थित ऑक्सीजन का, इसका आंसर डी हो गया। सूर्य के प्रकाश से पारा बैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, ये क्या करती है, ओजोन। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, जो फ्लाई ऐश है यानी राख प्रदूषण किससे होता है, वो होता है ताप विद्युत संयंत्रणों से, क्योंकि इसमें कोयला जलाया जाता है, इस वजह से यहाँ से फ्लाई ऐश निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, तो कौन सा, लाइकेन। लाइकेन बताता है वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषण कौन सा है, प्राथमिक प्रदूषण वे प्रदूषण होते हैं, दो होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीय। जो प्राथमिक वो होते हैं जो जिस अवस्था में यानी वातावरण में जाएंगे तो वो उसी अवस्था में रहेंगे, और द्वितीय प्रदूषण वो होते हैं जो प्राथमिक अवस्था के साथ यानी क्रिया करके बनते हैं, तो इसका हो जाएगा स्मॉग, इसका आंसर ये हो गया। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण हैं, जैविक नहीं अजैविक, कौन सा है, आर्सेनिक। जो तेजा वर्षा होती है, एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, वो किससे होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन यानी आदि को जलाने पर मूल स्रोत क्या निकलता है, यानी प्रदूषण होता है, कौन सा होता है, वायु प्रदूषण, तो इसका आंसर ये हो गया। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती है, वो कौन सी है, सौर ऊर्जा, यानी जो सूर्य से आती है वो नहीं करती है प्रदूषण। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतगत्वा क्या होगा, यानी अंत में क्या होगा, तो वो क्या होगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे, यानी बचेंगे ही नहीं, तो इसका आंसर डी हो गया। जल के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, जो जल है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो वो कौन सा है, सौर ऊर्जा, जो सूर्य से आती है। किस जल क्षेत्र में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अधिकता संकेत देती है, यानी सीवरेज से प्रदूषण हो रहा है ये देती है, जो घर का यानी मल मूत्र ये निकलता है वो होता है सीवेज। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन ईंधन, जो हाइड्रोजन गैस है जो पानी से बनाई जाती है। अगला है, जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु द्वारा वायु प्रदूषण होता है, वो कौन सा है, सीसा।
जो शीशा है, शीशा पहले यानी जो गाड़ी हैं डीजल के साथ शीशा का प्रयोग यानी लेड का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि नॉकिंग यानी आवाज़ कम करे इंजन। लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, यानी किसका अपघटन किया जा सकता है, वो किसका किया जा सकता है, रबड़ का। प्रदूषण युक्त वातावरण को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, वर्षा के द्वारा। अगर वर्षा हो जाएगी तो प्रदूषण है वो नीचे आ जाएगा डूबकर। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविशाली धातु प्रदूषण है, वो कौन सा है, लेड। कौन जो वाहन होते हैं उनसे कौन सी निकलती है, लेड यानी शीशा। इसको लगाना है। अब शीशा किससे, नर्वस सिस्टम, धूलकण श्वास, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं है, यानी कौन सा है, पीवीसी। और सारे सबका अपघटन हो सकता है, सेल्यूलोज का, स्टार्च, प्रोटीन, सबका हो जाएगा अपघटन। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर, जो ग्रीन मफलर है उसका प्रयोग होता है, वो कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण से। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक। इसका आंसर ये हो गया। जो भी प्रदूषण हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक ही हो रहा है, यानी मानव जनित। निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा पसली भूमि। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, कौन करता है, जेट यानी जो विमान होते हैं, हवाई जहाज, वो करते हैं सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, सीता अशोक। सीता अशोक का अगर आप पेड़ लगा देंगे तो ध्वनि प्रदूषण, धूल प्रदूषण को रोक सकता है। एक पारसी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कौन कौन से प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो सदैव शाकाहारी होते हैं, तो कौन सा है, चींटी और हिरण। ये कैसे हैं, शाकाहारी, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और बाकी ये लोमड़ी यानी सर्वाहारी, दोनों चीज़ खा सकते हैं, यस मांसाहारी बोल सकते हैं। अब जो ये बाघ है, बाघ यानी एक तरह से मांसाहारी है। वो कहते नहीं कि शेर भूखा ही सही, लेकिन घास खाने से तो रहा, घास नहीं खाएगा शेर लेकिन भूखा ही सही, उसको मांस ही चाहिए, यानी वो मांसाहारी है। पारसी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। इसका आंसर ये हो गया बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कृषि भूमि। मानव जनित जो पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, कृषि भूमि। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, सौर ऊर्जा की, तो वो है जल चक्र, यानी बाष्पीकरण करेगा, उसके बाद इवेपोरेशन होगा, और उसके बाद फिर बारिश होगी बादल बनने के बाद, तो कौन सा है, जल चक्र। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है, तो इसका हो जाएगा सीवेज। यही प्रदूषण जो है इसका अपघटन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी औद्योगिकरण ये है, शहरीकरण एवं जनसंख्या की वृद्धि ये भी है प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तर, वनों का ह्रास ये भी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरण यानी डिग्रेडेबल प्रदूषण है जिसका आप एक तरह से अपघटन कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं, वो कौन सा है, घरेलू बाहित मल। और किसी का भी आप नष्ट नहीं कर सकते, ना लेड, ना इस्पात, ना पारद। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, वो किस में होती है, नॉर्वे में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बार बार देखें, जिससे कि अगर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इतना कन्फर्म है मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप चेक कोई सा भी एग्जाम देना उसमें यही क्वेश्चन आए, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्वेश्चन भी नहीं चेंज होंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वो कौन सा है, सौर ऊर्जा। आप क्वेश्चन को बस याद कर लें, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और दोस्तों ऐसे ही इसकी 4 क्लास होंगी, ये पहली क्लास है।
अगर आप 4 क्लास कर लेंगे तो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। उसके बाद आपकी 2 या 3 क्लास और हुई इन्वायरमेंट की, लगभग 7-8 क्लास हुई इन्वायरमेंट की, जिससे वो एडवांस लेवल की होंगी। अगर उनको देखेंगे तो आप PCS STP यानी ये तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, 4 क्लास के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्लास होंगी आप उसके क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत ही एक तरह से एडवांस लेवल के होंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इसकी क्लास मिलती रहे। और ये GD के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है SSC GD की, उसमें लगभग 26,000 वैकेंसी हैं और इसको आप बार बार रिपीट करें। नमस्कार दोस्तों।